नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद हर्षित में आपका स्वागत है। आइए आज हम सभी नए वीडियो के माध्यम से एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके पहले हम व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाट इज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जैसे अनेक टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसके मदद से आपको कोल्ड वॉर जैसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देख लें। चलिए हम लोग आज में आते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कैसे हमारा जो विश्व जो है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाइपोलर बन गया था एवं अंत में 1991 में कैसे उसका खत्म हुआ। लेकिन आज जो है इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो बहुत सारे इवेंट्स के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। खास हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूएसएसआर जो रसिया था, आखिर उसकी कौन सी पॉलिसीज थी जिसके वजह से उसे खुद पीछे हटना पड़ा एवं उसकी इकोनॉमी खुद ब खुद चौपट हो गई। तो दोस्तों, इस केस में हम लोग और भी समझेंगे कि कैसे पीपल का जो सेंटिमेंट्स है, पीपल का जो विश्वास था वो गवर्नमेंट्स के प्रति, अपने अपने गवर्नमेंट्स के प्रति यूएसएसआर में वो दिन प्रतिदिन कमता गया एवं वो सारे कंट्रीज क्या हुए दिन प्रतिदिन या तो वो नाटो का हाथ पकड़ लिए या तो वो यूएसए का कैपिटलिज्म की कॉन्सेप्ट को अपना लिए। इसके साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक को कवर करेंगे जो है बर्लिन की दीवार और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए उसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इनटू राइज ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे क्या राइज हुआ, उससे क्या निकल कर हमारे सामने पूरे विश्व को मिला। विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभर कर निकली। एक तरफ रूस था, एक तरफ यूएसएसआर था, तो दूसरी ओर हमारा अमेरिका था। एक तरफ हमारा वॉर्सो पैक्ट था तो दूसरी तरफ हमारा नाटो जैसा सैनिक संगठन था। तो दोस्तों, इस तरह देखते हैं कि दिस वॉज एन आइडियोलॉजिकल एज वेल एज साइलेंट वॉर। ये मेनली जो है वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर तो था ही था, इसके साथ साथ एक साइलेंट वॉर था, मतलब एकदम शांत वॉर था। इसमें कोई गोली बंदूक या कोई तोप इसमें नहीं चलाया गया था। ये मेनली जो था वो वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक के बीच में ये सारा का सारा खेला हो रहा था। दोस्तों, इसके साथ हम लोग देखते हैं दिस कोल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन, इसको मेनली ये माना जाता है कि इसे 1945 या 1947 से लेकर 1991 तक 1991 तक ये चला, जिसमें ओवरऑल जो अगर रिजल्ट देखा जाए तो उसमें हमारा अमेरिका यानी कैपिटलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी जीत हुई एवं फाइनली कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो उसकी हार होती है। दोस्तों, ये पूरे कहानी में हमारा जो बर्लिन की दीवार जो थी, बर्लिन वॉर जो थी, उसकी एक अलग ही कहानी है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो जर्मनी था, जर्मनी को दो भागों में तोड़ दिया गया था। जर्मनी को ऐसा मानो बीच से काट दिया गया था। एक और ईस्टर्न जर्मनी जो यूएसएसआर के कैप्चरिंग में था, तो दूसरी ओर जो वेस्टर्न जर्मनी था वो कैपिटलिज्म यानी कि अमेरिका के अंडर में था। दोस्तों, इसके साथ देखते हैं ये जो बर्लिन की दीवार जो है वो किस चीज़ का सिंबल था। तो इट वॉज सिंबल ऑफ डिवीजन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये जो एक सिंबल जो था वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में जो डिवीजन जो था, जो मतभेद था, वो कितना हद तक था उसको इस बात से देखा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था। इसे 1961 में बनाया गया था और ये लगभग 28 सालों तक खड़ा रहा था, जहां पर वो कई परिवारों को बांट दिया था, कई समाजों को बांट दिया था, कई अपनों को ये बांट दिया था। फाइनली लोग जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि जर्मनी फिर से यूनाइट होने की सोचता है। और इस समय क्या होता है कि 9 नवंबर 1989 को फाइनली क्या होता है, लोग काफ़ी आक्रोशित होते हैं और इस दीवार को गिरा देते हैं 9 नवंबर 1989 में। दोस्तों, इसके साथ हम लोग देखते हैं द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर रिजल्टेड इनटू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट निकलकर सामने आया था और यही माना जाता है कि जब से बर्लिन की दीवार गिरी तब से हमारा डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर या एंड ऑफ यूएसएसआर का शुरुआत हो चुका था। दोस्तों, यानी कि यहाँ से जो हमारा कम्युनिस्ट रिजाइम था वो फाइनली नीचे गिरना, उसकी ग्राफ नीचे गिरना वो शुरू हो गया था या उसका अंत माना जाने लगा था। तो इस तरह देखते हैं कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दीवार है ये काफ़ी लंबी दीवार, कम से कम 125 से 30 से भी लंबी ये दीवार बनाई गई थी
और इस दीवार को मेनली कारण ये था कि जो लोग ईस्ट जर्मनी में रहते थे वो यहाँ की चीज़ों से परेशान होकर वो वेस्ट जर्मनी में पलायन कर रहे थे, तो ऐसा ना करे इसी को रोकने के लिए यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर इस चीज़ को बनाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जर्मनी है उसे कैसे दो भागों में बांट दिया गया है, ताकि जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म की जो अपना अपना आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे से मिश्रित ना हो पाए, इस तरह से आपको ये देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं थोड़ा सी एक अलग से मैप के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यूएसएसआर कंट्रीज की बात करें तो इसमें मॉस्को, ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे एक महत्वपूर्ण कंट्रीज निकलकर सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो हमारा जो नाटोज का कंट्रीज था या जो अमेरिका के साथ कंट्रीज था उसमें अनेक कंट्रीज थे, जिसमें आपको नॉर्वे देखने को मिलेगी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, टर्की, ये सारा जो देश है वो सारा का सारा देश जो है वो नाटो के साथ हुआ करता था, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, 1949 में। और जो वार्सो पैक्ट था जो यूएसएसआर के द्वारा इसके डिफेंस के लिए किया गया था वो 1955 में किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं इसके बाद कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, आखिर सोवियत में ऐसा क्या था जिसके वजह से फाइनली वो डिक्लाइन के रास्ते पे चला एवं फाइनली उसका डिक्लाइन हुआ। दोस्तों इस तरह देखते हैं, सोवियत यूनियन वाज इमर्ज्ड आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917, मतलब जब 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके फादर लेनिन को माना जाता है, लेनिन को माना जाता है, और लेनिन जो है इसको लीड किए थे, और वहाँ पर सबसे पहले शासक 1917 के बाद वो बने थे, उसके बाद स्टालिन आए थे। तो ओवरऑल देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो है वो कब बना, वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद 1917 में बना। इसके बाद देखते हैं द मेजर फैक्ट दैट दिस आइडियोलॉजी अपोज्ड, इसकी मेनली एक ही आइडियोलॉजी थी और वो थी कैपिटलिज्म को अपोज करना, और साथ ही में एक ये बात थी इसके साथ कि ये पूरे सोसाइटी में हर लोगों को इकोनॉमिकली इक्वल, इकोनॉमिकली एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, यानी कि ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पे हर लोग इक्वल हो। जैसे हम लोग लिबर्टी को देखते हैं, लिबर्टी जो वर्ड है या लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लिबर्टी से बना है, यानी कि जहाँ पर लोग स्वतंत्र हो, तो उसी तरह से जो इगैलिटेरियन शब्द है वो इक्वलिटी से बना है, जहाँ सब लोग समान हो, जहाँ सब लोग एक दूसरे के बराबर हों। इसके साथ देखते हैं दिस वॉज ए बिगेस्ट अटैम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब क्या हुआ, जब हमारा यूएसएसआर शासन में आया, जब वो मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके जब वो कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया, तो उस समय फाइनली होता क्या है कि उस समय जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे यूएसएसआर में, उसको ज़बरदस्ती क्या किया गया, उसको एबॉलिश डेमोलिश करके उससे फाइनली सरकार के अंदर में, सरकार के कंट्रोल में ले लिया गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी अगर आप छीन लोगे तो वो किसी भी लोगों को जो अपनी खून पसीना से उसे कमाई किया हुआ है वो कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक आक्रोश का शुरू से वहाँ पर एक बात था कि लोग जो है अपने गवर्नमेंट के साथ 100% कोऑपरेट नहीं करते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था वो पूंजीपतियों का अंत करके क्या किया गया, वहाँ पे सब में एक जैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज ऐसा करने का कोशिश किया गया, जो लेनिन के बाद अनेक सारे वहाँ के विचारक इस चीज़ों में प्रयास किए। इसके साथ साथ देखते हैं दिस गिव राइज टू द स्टेट कंट्रोल सोसाइटी। अब इस तरह से हुआ क्या कि जो भी स्टेट है वहाँ पर वो पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी की पूरी सोसाइटी सिस्टम जो है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। वहाँ पर हमारे भारत के जैसे लोग खुद से कोई नया बिजनेस, कोई नया प्लांट, कोई नई चीज़ें नहीं कर सकते थे दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखते हैं वेयर एवरी इंडिविजुअल वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। वहाँ पर जो है वो हर इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। इसके बाद देखते हैं दिस स्टेट वॉज सेंटर्ड अराउंड वन पार्टी डोमिनेंस। हम लोगों को पता है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हमारा नॉर्थ कोरिया हो, चाहे हमारा रूस हो, ये सारी जगह जो है वो ऑथोरिटेरियन रूल है। यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम ही है। यहाँ पर एक ही पार्टी इमर्ज करती है जो है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित है। एवं यहाँ पर लैक ऑफ अपोजिशन, यहाँ पे आपको कोई अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगी, अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगी, मतलब जो भी लोग सरकार कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कभी भी कर रहे हो, उसके विरोध करने वाले कोई भी लोग नहीं मिलेंगे। तो इस तरह देखते हैं कि उस
देश की जो भी इकोनॉमी थी, जो भी सिचुएशन थी, उससे पूरे का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक ही लोगों के हाथ में था, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। इसके बाद हम देखते हैं हाउ यूएसएसआर वाज डेवलप्ड। यूएसएसआर का डेवलपमेंट जो है वो फाइनली कैसे होता है। तो रसिया वॉज इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, विश्व में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली अगर कोई कंट्रीज था अमेरिका के बाद, तो वो जो है वो रूस था। यानी कि अमेरिका को चैलेंज देने वाला एक ही था, और वो था रसिया। तो इस तरह देखते हैं हम लोग इट हैज़ एक, अब रसिया इतना डेवलप क्यों था, क्योंकि रसिया के पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क था। मतलब उसका जो हाईली रिमोट एरिया भी है, उसका एक सबसे पिछड़ा इलाका भी है, वहाँ तक भी उसकी पहुँच जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उसके पास जो रिसोर्स था, चाहे वो एनर्जी रिसोर्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिंग रिसोर्स हो, वो काफ़ी अच्छा उसके पास मौजूद था। यानी उसके पास तेल का कमी नहीं था, उसके पास आयरन और स्टील का भी कमी नहीं था। इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे मशीनरी का प्रोडक्शन जो है, यानी कार का प्रोडक्शन, मशीन का प्रोडक्शन, हैवी मशीन का प्रोडक्शन, इसमें रसिया काफ़ी लीडिंग में था, और पूरे वर्ल्ड में ये क्या करता था, उस समय सप्लाई देता था दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर वॉज वेल कनेक्टेड टू द रिमोटेस्ट एरिया। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो रसिया एक ऐसी पोजीशन में था कि वो काफ़ी डेवलप्ड था। वहाँ पर इगलिटेरियन सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिश की गई उसमें वो काफ़ी सफल था। तो इट हैज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल मार्केट। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। जैसे आज हमारे भारत में मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही रसिया जो है वो अपने समयकाल, अपने 1917 के बाद अपने देश में चलाया था। और वो पिन से लेकर कार तक, यानी छोटी वस्तु से लेकर एक बड़ी वस्तु तक वो उसका निर्माण जो है वो खुद से करता था दोस्तों। सोचिए उसका कितना ज़्यादा डेवलप था। इसके बाद हम लोग देखते हैं रसिया वॉज एबल टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब रसिया इस पोजीशन में था कि वो अपने देश के सारे सिटीजन्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कम से कम मिनिमम उसको बनाकर वो रख सकता था दोस्तों। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट वॉज गिविंग सब्सिडीज टू द वीकर सेक्शन। वहाँ पे जो लोग गरीब एरिया थे, जिनकी इकोनॉमी कम थी, उनको वो क्या करते थे, उनको वो सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते थे। चाहे वो उनका हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, या चाइल्ड केयर सेक्टर में हो, या किसी अदर वेलफेयर स्कीम में हो। जैसे अभी भी देखते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वो भी कई सारी चीज़ों में सब्सिडीज प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो इस तरह देखते हैं कि ओवरऑल वहाँ की सोसाइटी जो थी वो काफ़ी एम्प्लॉयड थी। मतलब वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें नहीं थी, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे सब कुछ स्टेबल चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है उसे हम लोग आगे देखेंगे। पॉलिटिकली इट वॉज स्टेबल एंड बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम, ये आपको पहले बताया है। एंड लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेयर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यानी कि वहाँ पे जो भी लैंड थी, जो भी प्रोडक्टिव एसेट थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, तो वहाँ पर जो सरकार है, ऑथोरिटेरियन जो रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया जो थी उसके द्वारा वो कंट्रोल की जाती थी। इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं कि आखिर इतना सारा चीज़ होने की वजह से, इतना अच्छा सिस्टम होने की वजह से वो कौन सारी रीजन्स थी जिसके वजह से रसिया जो है, यूएसएसआर जो है, वो वापस से अपने आइडियोलॉजी को लेकर वेस्टर्न की आइडियोलॉजी से पीछे रह जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरी की पूरी जो है कंट्रोल स्टेट के हाथ में आ जाएगी, जब पूरी की पूरी मार्केट जो है वो स्टेट के कंट्रोल में हो जाएगी, तो उस मार्केट में जो है लैक ऑफ कंपटीशन दिखेगा, उस मार्केट में कंपटीशन नहीं दिखेगा। और जब तक उस मार्केट में कंपटीशन नहीं दिखेगा तब तक उस मार्केट के जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस, यानी उसमें गुणवत्ता का विकास नहीं होगा। क्योंकि गुणवत्ता का विकास, जो क्वालिटी का विकास जो है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी जो है, वो तभी होता है जब हम कंपटीटिव मार्केट में उतरे। तो इसके साथ साथ और भी कई सारे रीजन्स थी। जैसे एक महत्वपूर्ण रीजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, चूंकि वो पूरी की पूरी स्टेट कंट्रोल थी, यानी कि देख सकते हैं वहाँ की जो सोसाइटी थी उसे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सिटीजन्स की लाइफ, चाहे वो कहीं भी हो, कभी भी हो, उसे कंट्रोल जो है वो स्टेट के द्वारा किया जाता था। जैसे वर्तमान में आप किम जोंग को देख सकते हैं कि किम जोंग अपने देश में कैसे एक ऑथोरिटेरियन रूल, अपने एक
निरंकुश शासक के जैसा वो बैठा हुआ है। इसके साथ साथ देखते हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर लैक ऑफ डेमोक्रेसी था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है, वहाँ के लोगों को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिली थी। उसे बाद में जो है वहाँ पे लागू की गई थी आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। तो वहाँ पर लैक ऑफ डेमोक्रेसी, चूंकि लोग अपने लीडर्स को भी अपने चॉइस से नहीं चुन सकते थे, चूंकि लीडर्स में एक ही लोग खड़े होते थे, जैसे स्टॉलिन की बात करें तो एक ही लोग खड़े होते थे और वो अपने पास सारा का सारा पावर रखते थे। वो लोगों को वहाँ को पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिला था। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहाँ पे लोगों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लैक हो था। मतलब वहाँ पे लोग अगर कुछ बातें बताना भी चाहते हैं तो उन्हें जो है वो या तो कार्टून या तो जोक्स का मदद लेना पड़ता था। वो डायरेक्टली सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता था दोस्तों। इसके साथ साथ हम देखें कि स्टेट कंट्रोल मार्केट जो था, उसके वजह से ये बात पहले बताया है कि वहाँ पर लैक ऑफ कंपटीशन हुआ था और वहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसका डिक्लाइन हुआ था। मतलब वहाँ पर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। साथ ही में वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, इसलिए पीपल्स के पास चॉइस नहीं होते थे। इसके साथ साथ और सारे जो कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं या खुद रसिया के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, अगर उनका कोई क्वेरीज हो तो उसे सॉल्व करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे। यानी वो अपने आप को पहलवान मानकर वो इग्नोर करते थे, वो सिटीजन्स को वैल्यू नहीं देते थे। जैसा कि ये सिस्टम जो है आज भी हम लोग इंडिया में देख सकते हैं कि यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, अगर वो प्रॉब्लम कुछ लेकर जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास, नौकरशाहों के पास, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सुनने का समय नहीं रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हर जगह पर लोग जो है वो फाइनली या तो सप्रेस्ड फील करते हैं या तो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। तो इससे ओवरऑल बात कर सकते हैं कि लोगों की जो इंटरनल सेंटिमेंट्स थी, इंटरनल जो बिलीफ थी, इंटरनल जो विश्वास था, सरकार के साथ जो लगाव था, वो दिन प्रतिदिन वहाँ पर क्या होता है, कमते जाता है। और जब ये सारी चीज़ें कमेंगी तो फाइनली क्या होगा कि सरकार का डिक्लाइन तो होना ही है। क्योंकि राज्य जो है वो राज्य जो है वो सरकार से नहीं चलता, बल्कि राज्य जो है वो वहाँ पर रह रहे लोगों के द्वारा ही चलता है। अगर लोग सारे के सारे एक साथ मिलकर विरोध करें तो कोई भी सरकार उस विद्रोह को संभालने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो इस तरह देखते हैं कि इसके साथ साथ और कौन सारे रीजन्स थे जिसके वजह से जो है यूएसएसआर जो है वो फाइनली डिक्लाइन करता है। देयर वाज वास्ट रेस फॉर गेनिंग एंड लीडिंग इन आर्म्स पावर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। मतलब देखते हैं कि यूएसए एक तरफ न्यूक्लियर पावर बना रहा था, न्यूक्लियर बहुत सारे बम बना रहा था, तो दूसरी ओर जो हमारा यूएसएसआर है वो भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं था। यानी कि दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर का रेस जो लगा हुआ था वो अपने अलग ही लेवल पर था दोस्तों। इसके साथ साथ देखते हैं इसके साथ साथ कि रसिया जो है वो फाइनली बेटर टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता है वेस्टर्न कंट्री से, चूँकि इसमें कंपटीशन नहीं होता है और इसमें बाद में इकोनॉमिकली क्राइसिस होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें पैसे खर्च नहीं किए जा पाते हैं आफ्टर द अफगान वार, अफगानिस्तान वार के बाद। तो इसमें फाइनली बेटर टेक्नोलॉजी का लैक होता है। साथ ही में जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पायरेशंस वहाँ के सिटीजन जो हैं, जो आपको पहले बताएं, उसमें भी उसका अपना एक कमी रह जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी गोज डे बाय डे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लोग वहाँ पे सरकार के साथ ना रहें, सरकार की पॉलिसी अच्छी ना रहे, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ का जो उत्पादन है, वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन क्या होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा दोस्तों। और जब प्रोडक्टिविटी कम हुआ तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो महंगाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ साथ वर्कर्स भी है वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सरकार के साथ नहीं कर रहे थे, और जब वर्कर्स की नंबर कमी तो फाइनली वहाँ पर वेजेज जो था, मजदूर का जो वेतन था, मजदूर के कम होने से मजदूरों का वेतन बढ़ेगा, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वेजेज भी काफ़ी सारा बढ़ गया था। तो इसके बाद और क्या हुआ था, आफ्टर द अफगान वार, जब अफगान वार हुआ था 1979 जो लगभग 10 सालों तक चला था, वहाँ पर रसिया के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए थे एवं लगभग 50,000 से ज़्यादा वहाँ पर घायल हुए थे। इसमें रसिया की इकोनॉमी चौपट करके रख दी थी दोस्तों। तो इस तरह से देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो रसिया के सिर्फ लॉस एंड लॉस हुआ था, और इसके ओवरऑल लॉस होने के बाद फाइनली रसिया जो है इस पोजीशन पे नहीं था कि वो पुरानी नीतियों को लेकर आगे बढ़ सके। तो इसीलिए बाद में क्या होता है कि गोर्बाचोव जैसे लीडर सामने निकल कर आते हैं और वो आकर वहाँ पर अलग अलग
नीतियाँ बनाते हैं और वो इस पोजीशन पर पहुँचते हैं कि लोगों को अब यहाँ पर लिबर्टी दिया जाए, लोगों को आज़ादी दिया जाए, उन्हें खुलकर अपना काम करने की मौका दिया जाए, यानी कि वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। एवं फाइनली क्या होता है कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।